हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनिमल टिश्यू का लास्ट टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर कंप्लीट कर चुके हैं। सभी के बारे में हमें पता है। एपिथेलियल कवरिंग प्रोटेक्टिव है, जो कनेक्टिव टिश्यू है कनेक्ट करने में काम आएगा, सपोर्ट करने के। वैस्कुलर टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड है, फाइबरलेस है। आज हम वो टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इन चारों को इन तीनों को या खुद को भी इनफैक्ट अगर कहें तो सबको कंट्रोल कर रहा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस टिश्यू जिसमें न्यूरॉन, अगर आप फ्लो चार्ट देखो, ऑब्वियसली नर्वस टिश्यू की ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन कैसी है? कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी इनका फंक्शन है। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपने मसल्स में कहा था कि अगर मैं यहाँ से वहाँ मूव कर रहा हूँ तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही, रिलैक्स कर रही। इसे कंट्रोल कौन कर रहा? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं, न्यूरॉन और सपोर्टिंग सेल। यू में आस्क, नर्वस टिश्यू में तो सिर्फ न्यूरॉन आना चाहिए। हम लोग हमेशा से कहते हैं कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। जहाँ कहीं भी नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन से बना है। यहाँ पे डेलिबरेटली मैं सपोर्टिंग सेल्स के साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। सपोर्टिंग सेल्स, ये ट्रू है, ये नॉन नर्वस ओरिजिन है सपोर्टिंग सेल की। बट वाई आई एम इंक्लूडिंग हियर? बिकॉज दे आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद नर्वस टिश्यू। they facilitate the functioning of neuron। तो ये बात याद रखनी है कि जो सपोर्टिंग सेल है वो नॉन नर्वस है, बट दे आर प्रेजेंट अलोंग विद न्यूरॉन एंड दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो कि बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। कोई न्यूरॉन हो सकता है मेरे यहाँ से स्टार्ट होकर के बैक तक जाए, लेग तक जाए। न्यूरॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इतना स्मॉल होगा कि आप माइक्रोस्कोप से देखोगे। सो इफ समवन आस्क लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, 100% राइट आंसर होगा न्यूरॉन। बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं, बहुत लॉन्ग भी। न्यूरॉन को फिलहाल हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, सेल बॉडी और न्यूराइट। न्यूराइट मतलब एक्सॉन और डेंड्राइट। न्यूराइट में एक्सॉन और डेंड्राइट। सपोर्टिंग सेल्स में न्यूरोग्लिया, इपेंडाइमल एपिथेलियम। इपेंडाइमल एपिथेलियम में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होता है। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, ये तीन चीजें हैं। वन बाय वन हम लोग इनका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट गोइंग टू स्टार्ट द डायग्राम और द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो नंबर है 10⁻11। Here I am writing the fact, the number of neuron in our body 10⁻11. Second, excitability, conductivity, you people know. If someone asks which cell of human body can never divide, जब से हम बॉर्न हुए तब से as such कौन सी सेल है ह्यूमन बॉडी की? अगेन आंसर हमारा होगा न्यूरॉन। कभी भी डिवाइड नहीं करती है। आंसर, रीजन why they can't divide? because they lack centriole। yes, centriole वो सेल ऑर्गेनल है जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरॉन में सारे सेल ऑर्गेनल लेकिन सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब से हम लोग बॉर्न हुए हैं या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब हमारे नर्व सेल फॉर्म हो रहे थे, न्यूरॉन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नर्व सेल। जब से नर्व सेल फॉर्म हो रहे थे तब से लेकर के आज तक, इवन अगर और 20-30 ईयर मेरी लाइफ रही तो तब तक नर्व सेल सेम रहेंगे, इनमें डिवीजन नहीं होता। मैक्सिमम लाइफ स्पैन अगर किसी सेल की पूछी जाएगी तो आप आंसर न्यूरॉन टिक करोगे। एम्ब्रियोनिक कंडीशन के बाद जब हम बॉर्न हो रहे हैं, बॉर्न होने के बाद धीरे धीरे हमारी स्कूलिंग स्टार्ट हो रही है, हम कॉलेज में जा रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में चीज़ों को हम लर्न करते हैं। तो लर्न करने में अभी मैं बताऊंगा कि न्यूरॉन किस तरीके से लर्न करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये कभी डिवाइड नहीं करते। व्हाट दे डू? न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड साइनेप्स।
साइनेप्स वो प्रोसेस है जिससे हमारी लर्निंग और मेमोरी मेंटेन होती है। तो कभी भी ये डिवाइड नहीं करते, सेंट्रियोल लैग करते हैं। जब से हम बॉर्न हुए हैं तब से लेकर के आज तक और आज से 20 साल बाद तक भी सेम रहेंगे। सोचो अगर ये डिवाइड करते तो क्या लर्निंग और मेमोरी हमारी मेंटेन होती? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है आपको। अभी सिर्फ ये ग्रो करते हैं, दे जस्ट टेक द न्यूट्रिशन। नेक्स्ट कमेंट इसके बारे में बताऊंगा, न्यूरॉन के बारे में। यहाँ मैंने इसे सेल बॉडी और न्यूराइट में डिवाइड किया है। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सुपरफिशियली, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सेल बॉडी, this is dendrite, the branch that come out from cell body is called a dendrite, this is called axon। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमेशा इस तरीके से हमें क्लियर करना है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। तो ये हैंड की तरफ अगर आप देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये पार्ट सेल बॉडी वाला पार्ट है। सेल बॉडी से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उन्हें हम डेंड्राइट लिख रहे हैं। डेंड्राइट और डेंड्रॉन में बच्चे डिफरेंस पूछते हैं। तो ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन आर कॉल्ड डेंड्राइट। तो डेंड्रॉन की ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। आई एम राइटिंग डेंड्राइट। सेल बॉडी है तो आप पूछोगे कि सेल अगर है तो सेल के पास तो साइटोप्लाज्म होगा, सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, न्यूक्लियस होगा। यस, दिस इज ट्रू। इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन ऑल द सेल ऑर्गेनल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। देयर साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। देयर प्लाज्मा लेमा is called neurulema. They have all the cell organelle like ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi body, and obviously bar body. One most important point that I want to add here, bar body जो हम लोगों ने पढ़ा था WBC में, वो bar body भी यहाँ प्रेजेंट होती है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज Nissen's granule. One special structure is present called as Nissen's granule, and then this is axon, and terminal part of axon is called talodendria, axon terminal or terminal arborization. At their terminal end it enlarges to form synaptic knob or synaptic button. Now let us discuss all the point in detail one by one. So first let us start the discussion about cell body. This is also called as soma or perikaryon. Cell body, soma or perikaryon. In the structure of neuron, we have seen this is cell body, this is what? Dendron, and the branches of dendron is called dendrite. Cell body जिसे soma या perikaryon कह रहे हैं, all cell organelles, mitochondria, Golgi body, ribosome सब present है, nucleus भी present है। What we have to learn here, they have specialized cell organelle called as Nissen's granule, can also be called as tigroid body. Nissen's granule can also be called as tigroid body. Nissen's granule का मतलब है the structure, the cell organelle which have rough endoplasmic reticulum and it is surrounded or covered by cluster of ribosome. So if rough endoplasmic reticulum is covered by cluster of ribosome, then such a structure is called Nissen's granule. Obviously if it is rich in ribosome, and obviously in case of rough endoplasmic reticulum it has also ribosome, it is the site of protein synthesis. You know, ribosome is commonly called as protein factory. So Nissen's granule are the site of protein synthesis. Where are they present? Nissen's granules are present in two locations. First in cell body and they also present in dendron. But do remember Nissen's granules are absent in axon. तो इसे कॉपी में आप बिल्कुल क्लियर लिखना कि Nissen's granule केवल सेल बॉडी और डेंड्रॉन में प्रेजेंट है और इनका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में बिकॉज दे हैव राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस से मतलब अगर कोई सेल ज़्यादा एक्टिव है, साइटोलॉजी का एक कॉमन क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इफ एनी सेल इज मोर एक्टिव हाउ कैन यू नो? इफ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ग्रेट,
If the process of protein synthesis is more, that will simply indicate their activeness. अगर आप 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ने लग गए हो तो पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि नहीं नीट ये क्रैक कर सकता है। सारी कोचिंग क्लासेस हम लोगों ने ज्वाइन कर ली, उसके बाद कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोरियत हो रही, तो 1 घंटे में नहीं पढ़ पा रहा है। पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा, टीचर को भी पता चल जाएगा, और उससे पहले भी आपको ही पता चल जाएगा कि आपका टारगेट नीट नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आती है तो आप उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि हमें टाइम नहीं देखना पड़ता। सेम यही चीज़ है, अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है मतलब बॉडी की डिमांड और सप्लाई का जो मैकेनिज्म है वो परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो नेसल्स ग्रैन्यूल में प्रोटीन सिंथेसिस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो सेल की डिमांड बढ़ गई है। प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होने पर इट माइट बी पॉसिबल नेसल्स ग्रैन्यूल में ऑल टुगेदर स्टार्ट डिसअपियरिंग। That's why this is also called tigroid body. So if demand of protein is more, Nessels granule will do overwork. In this condition, they may altogether disappear. Due to their disappearance, it starts appearing spotted body. This spotted body, that's why this is also called as tigroid body. तो नेसल्स ग्रैन्यूल प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो डिसअपियर होंगी, डिसअपियर होने के कारण स्पॉटेड बॉडी दिखती है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टिग्रॉइड बॉडी। मोर ओवर इट टेक्स द बेसिक स्टेन। जो नेसल्स ग्रैन्यूल है वो बेसिक स्टेन लेती हैं, जिसे हम और आप कहते हैं मेथाइलिन ब्लू। हमेशा ये याद रखना, अगर कोई बेसिक स्टेन लेगा तो बेसिक स्टेन मेथाइलिन ब्लू, और एसिडिक स्टेन हम लोग क्या याद करते हैं, ईओसी। नेक्स्ट है डेंड्रॉन्स और सेल बॉडी में नेसल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, दैट यू नो। मैंने प्लस का साइन जहां भी लगाया इसका मतलब प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। केमिकली इट इज फॉर्म्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इफ इन एमसीक्यू दे आर आस्किंग नेसल्स ग्रैन्यूल्स केमिकली आर, यू विल टिक दे आर केमिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी आरएनपी है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरएनपी। एंड न्यूरोफाइब्रिल्स, सारे सेल ऑर्गेनल, नेसल्स ग्रैन्यूल, इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिल्स वो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है जो कि डेंड्राइट से लेकर के एक्सॉन तक एक्सटेंडेड रहता है। तो न्यूरोफाइब्रिल्स डेंड्राइट में भी है, इसके अलावा सेल बॉडी में भी है, एक्सॉन में भी है। तो ये कुछ बातें थी जो इसके सेल बॉडी से रिलेट करके हमें देखनी थी। नाउ आई एम कमिंग ऑन डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। डेंड्रॉन टर्म का मतलब होता है ब्रांचिंग। सपोज इफ आई आस्क डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ट्री। ट्री टर्म जब भी आपके ब्रेन में आ रहा है तो हमें लग रहा है कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी ब्रांचिंग है। आज के बाद कहीं भी डेंड्रॉन टर्म आए तो आप सिर्फ ब्रांचिंग से रिलेट करोगे। तो एक्सॉन और डेंड्रॉन के बारे में जब हम देखते हैं तो डेंड्रॉन ब्रांच स्ट्रक्चर है। इस डायग्राम में भी अगर आप देखोगे तो डेंड्रॉन मतलब ब्रांच, और डेंड्रॉन के ब्रांच पार्ट को हम लोगों ने क्या कहा है, डेंड्राइट्स। तो सपोज ये डेंड्रॉन और डेंड्रॉन के ये जो टिप्स हैं जो डिवाइड होकर के डेंड्राइट में चेंज होंगे, इनके पास रिसेप्टर्स रहते हैं। तो जो डेंड्रॉन है वो हमेशा रिसेप्टर जिसके पास है मतलब सेंसरी, रिसेप्टर जिसके पास है मतलब वो क्या है, सेंसरी। और अगर सेंसरी है नेचर में तो सेंसरी नेचर हमेशा मतलब क्या होता है, एफरेंट। जो सेंसरी होगा वो हमेशा एफरेंट होगा। हम आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप मेरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो, तो मैं स्टिमुलस हूँगा और आप जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वो सेंसरी या एफरेंट। आपको मालूम है ह्यूमन बींग्स में या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में 5 बेसिक सेंसेस हैं। आई है, ईयर है, टच है। आई, ईयर, टच यानी स्किन के लिए हम लोगों के पास है, टंग है और नोज है। ये वो 5 बेसिक सेंसेस है जिनसे हम इस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। कहीं से कोई स्मेल आ रही, किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ को सुन रहे हैं, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये 5 सेंसेस डेंड्राइट या रिसेप्टर्स इनके पास होते हैं जो स्टिमुलस को लेते हैं। तो जो स्टिमुलस को लेगा वो सेंसरी है, एफरेंट है।
एक्सॉन हमेशा सिंगल होगा। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहेंगे, प्लाज्मा लेमा को एक्सोलेमा कहेंगे, और द पार्ट ऑफ सेल बॉडी फ्रॉम वेयर एक्सॉन इज स्टार्टेड। अगर आप इस डायग्राम में देखो, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के जिस पार्ट से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, द पार्ट ऑफ सेल बॉडी फ्रॉम वेयर एक्सॉन इज स्टार्टेड, दैट पार्ट ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। अगेन, सेल बॉडी के जिस पार्ट से एक्सॉन स्टार्ट होता है, सेल बॉडी के उस पार्ट को एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। और एक्सॉन के अपने पहले पार्ट को, द इनिशियल, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड इनिशियल सेगमेंट। तो एक्सॉन हिलॉक के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो आई हैव मेंशन्ड द इनिशियल सेगमेंट। इनिशियल सेगमेंट एक्सॉन हिलॉक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। तो डेंड्राइट इंफॉर्मेशन लेकर के सेल बॉडी, और सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन किसके पास आती है? एक्सॉन के पास। फर्दर आई एम राइटिंग terminal part of axon is called axon terminal, that you know, terminal part of axon is called axon terminal, and at last point that terminal part enlarged to form synaptic knob or synaptic button. जो synaptic knob या synaptic button है, that I have mentioned here, synaptic knob or synaptic button, it is very rich in chemicals. These chemicals are called neurotransmitter. These chemicals are called neurotransmitter, and the neurotransmitter that is stored in synaptic knob or synaptic button part, that I will discuss in detail in synapse lecture. और न्यूरोट्रांसमीटर करके एक सेपरेट हम लोग लेक्चर ही बनाते हैं जिसमें सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ़ यू नो द नेम ऑफ एनी न्यूरोट्रांसमीटर यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है, तो साइनेप्टिक नॉब हो गया, एक्सॉन टर्मिनल, इनिशियल सेगमेंट। जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कह रहा है। एक्सोप्लाज्म में कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, दे जस्ट हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। आई टोल्ड यू न्यूरोफाइब्रिल्स आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन. The only cell organelle that is present, mitochondria. Neurofibrils are cytoskeletal structure. Next, they are motor in nature. Motor nature का मतलब रहता है जो इंफॉर्मेशन को अवे ले जाए, जो इंफॉर्मेशन को अवे, जो रिसीव करता है वो सेंसरी, और जो सेंसरी होगा वो हमेशा एफरेंट होगा, और जो मोटर होगा वो हमेशा क्या होगा? एफरेंट। एग्जाम्पल के लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जब 10th से 11th में जाते हैं तो पेरेंट्स से कहते हैं हमें स्कूटी चाहिए या बाइक चाहिए। स्कूटी या बाइक क्या है? मोटर है। जब आप उसमें की लगा रहे हो, स्टिमुलस दे रहे हो, उसका जो इंजन है वो स्टार्ट हो रहा है, इंजन परफॉर्मेंस दे रहा। तो जो परफॉर्मर रहता है वो मोटर है, वो इफरेंट है नेचर में। तो मोटर हमेशा परफॉर्मेंस देगा और सेंसरी हमेशा रिसीव करेगा। जैसे मेरा चलना, मेरा आपसे बात करना, मुझे कार चलाना, मैं कार चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, ये मेरी मोटर एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को जब मैं सुन रहा हूँ तो मेरे ब्रेन के जो सेंसरी पार्ट है वो स्टिमुलेट होंगे। सेंसरी पार्ट स्टिमुलेट होने के बाद जब मैं आपको रिप्लाई करूंगा तो मेरी मोटर एक्टिविटी होगी। सपोज आपने कोई क्वेश्चन पूछा और मैं आंसर आपको प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपके ब्रेन में आएगा जो क्वेश्चन अपन पूछते उसका प्रॉपर आंसर ही नहीं देते, पूछो कुछ बताते कुछ है। इसका मतलब है कि जो सेंसरी एक्टिविटी है उस पर्सन की वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जब तक स्टिमुलस को रिसीव सेंसरी के वाया प्रॉपर नहीं किया जाएगा तब तक मोटर उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करेगा। बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल इसलिए मैं देता हूं जिससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सेंसरी और मोटर में डिफरेंस। आपसे पेरेंट्स पढ़ने के लिए कह रहा है, आप इग्नोर करके टीवी देख रहे हो, तो आकर के वो चिल्ला के बोल रहे हैं, एक बार नहीं 10 बार कहा गया सुनाई नहीं दे रहा। वो जब आपसे कहते हैं तो सेंसरी एक्टिविटी है, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, दिस इज योर मोटर एक्टिविटी। मीन व्हाट? ब्रेन में बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होता है सेंसरी और मोटर का। सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करता है, मोटर उसे परफॉर्म करवाता है। अगर आप सेंसरी किसे रिसीव कर रहा है? स्टिमुलस को। जो भी इंफॉर्मेशन हमें बाहर से मिलती है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। अगर सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेगा तो मोटर परफॉर्मेंस नहीं देगा।
आप पेरेंट्स से बोल सकते हो कब कहा था पढ़ने के लिए, आज तो मैंने कहा था दिन भर मुझे मूवी देखना है, टीवी देखना है। तो इसका मतलब अगर उन्होंने कहा भी होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आज मुझे सिर्फ खेलना है, बाहर जा कर के आउटडोर गेम्स खेलने हैं, तो आप सेंसरी एक्टिविटी को अपने ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो सेंसरी एक्टिविटी आएगी नहीं, तो मोटर परफॉर्मेंस कहाँ से होगी। ब्रेन के एक्टिवेशन के लिए सेंसरी और मोटर में स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और सेंसरी एक्टिवेट हम लोग करवा रहे हैं अटेंशन के लिए। टीचर क्लास में हमसे क्या कहते हैं, अटेंटिव रहो। अटेंटिव रहने का मतलब है यू आर रिसीविंग द स्टिमुलस दैट विल बी रिसीव्ड बाय सेंसरी एंड द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज एक्टिंग एज मोटर दैट विल परफॉर्म। तो मेरे हिसाब से सेंसरी और मोटर में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और जो मोटर है वो इफरेंट है क्योंकि परफॉर्मर है। तो आज के बाद हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, सेम, सेंसरी एफरेंट मोटर इफरेंट, सेंसरी एफरेंट मोटर इफरेंट। तो आज के बाद हम सेम का फार्मूला याद रखेंगे। तो डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को लेकर के आ रहा, सेल बॉडी की तरफ जा रहा, सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ आ रहा। सेंटर पार्ट सेल बॉडी है, जो सेल बॉडी की तरफ लाएगा वो सेंट्रीपिटल, जो सेल बॉडी से अवे ले जाएगा वो सेंट्रीफ्यूगल। सेल बॉडी की तरफ आ रहा सेंट्रीपिटल, सेल बॉडी से अवे जा रहा सेंट्रीफ्यूगल। मतलब डेंड्राइट सेंट्रीपिटल है और एक्सॉन सेंट्रीफ्यूगल है। तो ये पॉइंट एक्सॉन और डेंड्रॉन से क्लियर रहने चाहिए। एक लास्ट और पॉइंट है, लैटरल पार्ट ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड कोलैटरल ब्रांच। एक्सॉन का जो लैटरल पार्ट है उसे कोलैटरल ब्रांच कहते हैं। एंड द पॉइंट दैट आई हैव रिटन हियर बट नॉट डिस्कस्ड विद यू, इंटरफेज स्टेज मतलब सेल डिवीजन नहीं हो रहा, सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेजेस रहती हैं। जिस स्टेज में सेल डिवाइड नहीं करती उसे इंटरफेज कहते हैं। तो न्यूरॉन तो कभी डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो न्यूरॉन हमेशा ही इंटरफेज स्टेज में रहता है। तो what I have discussed with you till सेल बॉडी, डेंड्रॉन, एक्सॉन। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्रॉन, जो यहाँ पे ड्रॉ है। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ माइलिनेशन। प्रोसेस ऑफ माइलिनेशन, माइलिनेशन का मतलब होता है माइलिन शीथ का फॉर्म होना। माइलिनेशन के प्रोसेस से पहले एक क्वेश्चन बड़ा हम लोगों से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो नर्व फाइबर टर्म है। नर्व फाइबर टर्म वी स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर एक्सॉन। नर्व फाइबर टर्म सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, एक्सॉन के लिए। न्यूरॉन को नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल में सेल बॉडी है, एक्सॉन है और डेंड्राइट है। सिर्फ एक्सॉन के लिए नर्व फाइबर टर्म यूज किया जाता है। मसल्स में देखोगे मसल सेल को ही मसल फाइबर कहते हैं, लेकिन यहाँ न्यूरॉन को नर्व फाइबर नहीं, केवल एक्सॉन के लिए ये टर्म यूज किया जा रहा। और ये जो नर्व फाइबर जो हम एक्सॉन है, इट इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ से कवर्ड है तो इसे माइलिनेटेड, मेड्यूलेटेड, और अगर अनकवर्ड है यानी माइलिन शीथ एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड कहते हैं। माइलिनेटेड में मैंने वही लिखा माइलिन शीथ प्रेजेंट, और नॉन माइलिनेटेड में लिखा माइलिन शीथ एब्सेंट। माइलिन शीथ का मतलब क्या है, माइलिन शीथ हम लोगों में ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन एक्सॉन के चारों तरफ रैपिंग के कारण होता है। अगर एक्सॉन के चारों तरफ रैपिंग के कारण माइलिन शीथ फॉर्म हो गई है तो इसे माइलिनेशन कहेंगे, और ऐसे नर्व फाइबर को माइलिनेटेड या मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर कहेंगे। यू में आस्क कि ये एक्सॉन है, सपोज इस एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ कैसे फॉर्म हो रही है। माइलिन शीथ एक्सॉन के चारों तरफ फॉर्म करती है जो सेल, उस सेल का नाम है स्वान सेल। यहाँ देखिए मैंने अलग से इसे हाईलाइट कर रखा है। स्वान सेल एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ फॉर्म कर रही है। पीएनएस में, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू नर्वस सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होंगे उनमें माइलिनेशन कौन करेगा,
स्वान सेल, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, नॉट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन सी सेल फॉर्म करेगी? स्वान सेल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ फॉर्म करेगी ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। एग्जाम्पल जहां पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट है, कौन सी वो नर्व है? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व माइलिनेटेड है, एग्जाम्पल है जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ये माइलिन शीथ किसकी फॉर्म्ड है? फॉस्फोलिपिड और स्फिंगोमाइलिन की। फॉस्फोलिपिड कई टाइप के होते हैं, उसी में एक टाइप है स्फिंगोमाइलिन, दैट आई हैव रिटन हियर। डायग्राम से इसे कंपेयर करते हैं, मुझे क्या बताना था? ये एक्सॉन है, यू नो, प्लाज्मा लेमा ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। जो मैंने ग्रीन कलर से ये शो किया है वो हम लोगों का माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किसकी रैपिंग के कारण फॉर्म हो रहा? स्वान सेल बार बार रैप करके इसे बनाएगा 100 या 100 से ज़्यादा टाइम्स, 100 या 100 से ज़्यादा टाइम्स एक्सोलेमा के चारों तरफ स्वान सेल रैप करती है। ड्यू टू दिस रैपिंग देयर इज डिपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, इट फॉर्म्स अ थिक लेयर, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। And the outermost cell membrane of myelin sheath is called neurilemma, neurilemma। myelin sheath की सबसे बाहर की लेयर को हम क्या कहेंगे? neurilemma। But at the same time we observe at some locations you can see myelin sheath is absent but neurilemma is present. Such locations are called nodes of Ranvier. Such locations are called nodes of Ranvier. So, if myelin sheath is present, myelinated. If myelin sheath is absent, non-myelinated, non-modulated, स्वान सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगा और न्यूरिलेमा भी प्रेजेंट होगा। न्यूरिलेमा तो स्वान सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। स्वान सेल जब रैप करेगा तभी तो माइलिन शीथ डिपॉजिट होगा। अगर स्वान सेल ने रैपिंग करी ही नहीं है तो माइलिन शीथ डिपॉजिट नहीं होगा, लेकिन स्वान सेल प्रेजेंट होगा। तो नॉन माइलिनेटेड या नॉन मॉड्यूलेटेड में स्वान सेल भी प्रेजेंट है, न्यूरिलेमा भी प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट होते हैं ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। इसे और डिटेल में समझते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम जा रही है एक और एंगल से इसे समझते हैं। माइलिनेशन को हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अगर अभी तक नहीं समझ में आया। ये एक्सॉन की प्लाज्मा लेमा, एक्सोलेमा। स्वान सेल जब इंट्रायूटेराइन लाइफ है, जब यूटेरस में लाइफ लीड कर रहा है एम्ब्रियो, उस कंडीशन में एक्सॉन के चारों तरफ जो स्वान सेल है वो रैप करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये स्वान सेल की रैपिंग है। सेल एक्सोलेमा के चारों तरफ रैप करेगी। कितने टाइम्स रैप कर सकती है? 100 या 100 से ज़्यादा टाइम्स रैपिंग होती है। इवन बेबी के बॉर्न होने के बाद भी ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को साइंटिफिकली हम कहते हैं माइलिनेशन। माइलिनेशन का मतलब है डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ ओवर द एक्सोलेमा। तो ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, पहले भी मैंने हेडिंग डाली होगी, माइलिनेशन। तो माइलिनेशन के प्रोसेस में स्वान सेल इन्वॉल्व है, किसमें? पीएनएस में। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता तो ओलिगोडेंड्रोसाइट इसके चारों तरफ फॉर्म करता। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्वान सेल जो है वो ग्रीन कलर का फॉस्फोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन रैप कर रही है। यहाँ पे रैप किया, यहाँ पे रैप किया, यहाँ पे रैप किया। स्वान सेल की जो सबसे बाहर की सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम है न्यूरिलेमा, प्लाज्मा लेमा से रिलेट कर रहा। एक्सॉन के कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ पे रैपिंग नहीं हुई है। हर जगह लगातार रैपिंग नहीं होती रहती है, गैप हो करके रैपिंग होती है। तो जहाँ गैप हो करके रैपिंग हुई है, मतलब जहाँ पे स्वान सेल है, रेड कलर से हम शो कर रहे हैं, मतलब स्वान सेल भी है और स्वान सेल की प्लाज्मा लेमा न्यूरिलेमा है। तो स्वान सेल है, न्यूरिलेमा है, लेकिन माइलिन शीथ नहीं है। ऐसे प्लेस को हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। तो अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में द साइट वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट, दैट साइट इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। याद करने के लिए हम लोग अपने फेवरेट जो एक्टर हम लोग का कौन, रणवीर कपूर, इस पर याद कर सकते हैं। रैनवियर की जगह रणवीर, नोड ऑफ रणवीर। अच्छा, फिलहाल अपने पॉइंट पे वापस आते हैं।
जो माइलिन शीथ है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब अगर नर्व इम्पल्स, आपको मालूम है डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन के पास नर्व इम्पल्स आया, इस माइलिन शीथ का कहना है कि हम अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे क्योंकि हम इंसुलेटेड है, हम आयंस के लिए परमिएबल नहीं है। नर्व इम्पल्स का एक अलग से हम लोग डिटेल में वीडियो आगे देखेंगे, लेकिन कोई नर्व इम्पल्स तभी शो करेगी जब आयंस के लिए उसकी परमेबिलिटी होगी। माइलिन शीथ का कहना है कि हम तो परमिएबल ही नहीं है, तो आप हमारे थ्रू कैसे जाओगे। ये क्या नर्व इम्पल्स किसके थ्रू जाएगा, जंप करके, यहाँ पर, यहाँ से जंप करके यहाँ पर, यहाँ से जंप करके यहाँ पर। दैट मीन्स नर्व इम्पल्स विल पास थ्रू नोड ऑफ रैनवियर। एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों को फिर से समझ में आएगा। कई बार हम लोगों के नेबर ऐसे रहते हैं कि घर के बगल में जिनका है नेबर जो हैं वो गमला रख दे रहे हैं या कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सामने से होकर के मत जाओ। पेरेंट्स तो हम लोगों के सीधे रहते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम इधर से चले जाएंगे, हम आपके वे से पास नहीं होंगे। हम लोग क्या करते हैं, वहीं से उछल करके जाएंगे क्योंकि हम लोग को भी इरिटेट करने में मज़ा आता है। मैं आप लोगों के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ एज ए चाइल्ड। तो जब आप जंप हो करके जाओगे, क्योंकि हम लोग को तो हमेशा शॉर्टकट पसंद है, कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा तो हम जंप करके जाएंगे लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो माइलिन शीथ जहां भी होगी दैट विल नॉट अलाउ द पासिंग ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स विल पास थ्रू नोड ऑफ रैनवियर। इफ नर्व इम्पल्स पासेस थ्रू node of Ranvier, that means in jumping pattern such nerve impulse conduction is called saltatory conduction. Such nerve impulse conduction is called saltatory conduction. Saltatory term हमेशा jumping के लिए यूज करते हैं। तो saltatory conduction, node of Ranvier, myelin sheath। myelin sheath जो है वो CNS में oligodendrocyte और PNS में Schwann cell। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहीं पे। ये डायग्राम ऊपर वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये नीचे वाला भी रफ कर दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट बताना है इसी के साथ वो ये है कि अगर सपोज हम लोग नॉन माइलिनेटेड के केस में समझें तो नॉन माइलिनेटेड में एक्सॉन है, एक्सोलेमा रहेगा, लेकिन एक्सोलेमा के चारों तरफ सिर्फ स्वान सेल है और न्यूरिलेमा है। तो नॉन माइलिनेटेड के केस में क्या डिफरेंस आने वाला है, अगर यहाँ पे नॉन माइलिनेशन का केस समझे, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नॉन मेडुलेटेड। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्सोलेमा है जैसे स्वान सेल, स्वान सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को न्यूरिलेमा कहते हैं, जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और लेकिन माइलिनेटेड कहीं नहीं है, मतलब स्वान सेल ने रैपिंग नहीं करी है। तो अगर कोई हमसे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में पूछेगा तो हम कहेंगे स्वान सेल प्रेजेंट, न्यूरिलेमा प्रेजेंट, माइलिन शीथ एब्सेंट। अगर नर्व इम्पल्स को पास होना होगा तो डायरेक्ट पास हो जाएगा, कहीं कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। अगर आपके घर के सामने किसी ने गमला नहीं रखा है, बिल्कुल पाथवे क्लियर है, हम डायरेक्ट चले जाएंगे। अगर किसी ने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया तो हम जंप करके जाएंगे। ऑब्स्टिकल की तरह कौन काम कर रहा था, माइलिन शीथ। नाउ माय क्वेश्चन इज, नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज फास्ट इन माइलिनेटेड और इन नॉन माइलिनेटेड। किसमें नर्व इम्पल्स फास्ट होगा? एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ से पैदल अपने घर की तरफ जाते हैं जहाँ भी आपका घर है, दूसरा कल अपने पास कैपेसिटी आ जाए कि हम जंप करके जा सके। ऑब्वियसली किस केस में नर्व इम्पल्स ज़्यादा फास्ट होगा? जब हम जंप करके जा सकेंगे। जैसे मंकी को अगर घर तक पहुंचना है हमारे, तो ट्री की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच किसी के घर, स्कूल से होते हुए वो पहुंच जाएगा। दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इज ऑलवेज फास्ट in myelinated nerve fiber than non-myelinated nerve fiber। रीजन क्योंकि जंपिंग पैटर्न में हो रहा। तो ये माइलिनेशन और नॉन माइलिनेशन से रिलेट करके कंसेप्ट था जो समझना था आपको। नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर पॉइंट अबाउट इट। सो माइलिनेशन का जो प्रोसेस है, थिकनेस है जो माइलिन शीथ की, वो नर्व इम्पल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइलिन शीथ थिकनेस is directly proportional to speed of nerve impulse। जितनी ज़्यादा थिक होगी माइलिन शीथ की थिकनेस, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स उतना ज़्यादा होगा।
फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट में जब सोलेनॉइड आप मॉडल पढ़ोगे, जितना ज़्यादा थिकनेस होगी करंट उतनी तेज़ी से पास होती है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। मैं अपने मोटिवेशन के लिए बच्चों से बोलता हूँ, ऑब्स्टिकल जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, डेस्टिनेशन पे पहुँचने की मेरी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अगर कोई मुझे रोकेगा कि डॉक्टर नहीं बन सकते हो, तो हम लोग 12th के साथ जो रैंक उसे चाहिए वो रैंक ला करके दिखाएंगे। जितना स्ट्रांग ऑब्स्टिकल होगा, टारगेट उतने जल्दी हम अचीव करते हैं। नेचर का बिल्कुल फैक्ट है, तो डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई रोक रहा है, इसका मतलब वो आपकी स्पीड को इन्हेंस कर रहा है। हाउएवर, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ की थिकनेस के बेसिस पे ए अल्फा नर्व फाइबर, ए बीटा नर्व फाइबर, ए गामा नर्व फाइबर, ए डेल्टा नर्व फाइबर, सी नर्व फाइबर, जब हम ए से सी की तरफ आ रहे हैं तो थिकनेस कम हो रही है। मतलब सबसे ज़्यादा थिकनेस किस में है? ए अल्फा में मैक्सिमम थिकनेस है, और सी नर्व फाइबर नॉन माइलिनेटेड है। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए ये ऑप्शन दे करके कि किसमें स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स सबसे ज़्यादा होगा, जो जितनी ज़्यादा थिक होगी, जैसे ए अल्फा नर्व फाइबर सबसे ज़्यादा थिक है और सी नर्व फाइबर ऑलमोस्ट नॉन माइलिनेटेड है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नर्वस टिश्यू है उसमें दो तरह के मैटर है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर बना होता है साइटोन और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ग्रे मैटर जिसे हम कह रहे हैं वो बना हुआ है साइटोन और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। वाइट मैटर बना हुआ है माइलिनेटेड नर्व फाइबर से। जब मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको टीच करूंगा तो उस समय मैं आपसे पूछूंगा भी कि ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है और वाइट मैटर अंदर की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर बाहर की तरफ होता है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ। तो दोनों में रिवर्स है, ये याद रखना है। एक और बात जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, ब्रेन में नर्वस टिश्यू में दो ही तरह के मैटर हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। हम और आप जो कुछ भी अपने ब्रेन से कर रहे हैं वो इन्हीं दोनों की वजह से करते हैं। जो ग्रे मैटर जहाँ कहीं भी होगा, wherever gray matter is present, it is always responsible for data interpretation और डेटा एनालिसिस। जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही है उसे समझना, उसे एनालाइज करना ग्रे मैटर का काम होगा। और वाइट मैटर जहां कहीं भी प्रेजेंट होगा, चाहे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वो हमेशा रोल प्ले करता है डेटा ट्रांसफर में। तो हमारे घर का जो पीसी है, जो लैपटॉप है, उसका जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो ग्रे मैटर है। बाकी जो वायर वगैरह अपन कनेक्ट कर रहे हैं जिससे डेटा ट्रांसफर हो सके, वो सब वाइट मैटर है। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर कंसेप्ट जो ब्रेन में है वो इससे रिलेट करता है। Now I am going to discuss the types of neuron. So types of neuron on the basis of their structure, on the basis of their polarity. Simply you can understand, you know, in neuron there are three parts: cell body, axon, dendron. If only cell body is present, axon, dendron absent, cell body is present, such types of neurons are present in Cnidaria or coelentrates. कॉमन मेंबर हाइड्रा। यूनिपोलर, यूनि मतलब सिंगल, केवल एक्सॉन तो प्रेजेंट है लेकिन डेंड्रॉन क्या है? एब्सेंट। ज़्यादातर हमारे आप में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसी टाइप के न्यूरॉन होते हैं। डेंड्रॉन नहीं, सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होता है। अगर डेंड्रॉन भी प्रेजेंट है, एक्सॉन भी प्रेजेंट है, सेल बॉडी तो सभी में प्रेजेंट होगी। डेंड्रॉन और एक्सॉन दोनों प्रेजेंट है तो बाइपोलर न्यूरॉन, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और रेटिना ऑफ आई। अगर आपको फार्मूला याद हो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम का, श्री रामिन टेम्पल, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को और क्या कहते हैं। और जो एग्जाम्पल न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम के हैं वो सारे एग्जाम्पल बाइपोलर न्यूरॉन के भी हैं। कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में लिखना है। फिलहाल ये दो तो बहुत कॉमन है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और रेटिना, ये सबको पता होना चाहिए। सीडो यूनिपोलर में एक्सॉन प्रेजेंट है, डेंड्रॉन्स एब्सेंट है। एक्सॉन की जो ब्रांच है
वही एक्स्ट्रा प्रोसेस की तरह काम कर रही है। ब्रांच के लिए हम लोग प्रोसेसेस टर्म भी यूज करते हैं, तो डेंड्रॉन भी प्रोसेस है, एक्सॉन भी प्रोसेस है। सिर्फ एक्सॉन की ब्रांचेस प्रेजेंट है लेकिन डेंड्रॉन की नहीं है। और सेल बॉडी तो सब में प्रेजेंट होगी, है जो सेल बॉडी है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में प्रेजेंट है, सीडो यूनिपोलर, केवल एक्सॉन की ब्रांचेस है, डेंड्रॉन की नहीं। जब स्पाइनल कॉर्ड हम लोग पढ़ेंगे तो पूछेंगे कौन सा न्यूरॉन है, तो आपको बताना पड़ेगा सीडो यूनिपोलर। और जिस न्यूरॉन का अभी डिटेल में डिस्कशन किया है वो मल्टीपोलर है, जिसमें डेंड्रॉन कई सारे हैं, एक्सॉन केवल 1 है। और हमारे आप में एडल्ट में ज़्यादातर जो न्यूरॉन मेरे ब्रेन में भी प्रेजेंट है वो मल्टीपोलर टाइप के हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी सपोर्टिंग सेल। नर्वस टिश्यू में जो लास्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना है वह है सपोर्टिंग सेल। नर्वस टिश्यू में चारों टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टिश्यू था? नर्वस टिश्यू। हमारी सोसाइटी में देखते हो जो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम वीआईपी कहते हैं, हम लोग तो गरीब लोग हैं, जो वीआईपी हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े साहब लोग हैं, उनके चारों तरफ बहुत सारे सपोर्टिंग लोग प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं उनकी फंक्शनिंग में, क्योंकि उन्हें लॉट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करना है। तो जिन्हें लॉट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करना, उन्हें सपोर्ट करने के लिए आगे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट वीआईपी कौन है? नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन। उसे सपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू, जो सेल्स होंगी वो सपोर्टिंग टिश्यू होंगी। बस यही कंसेप्ट आपको ब्रेन में रखना है। सपोर्टिंग सेल्स वो सेल्स हैं जो नर्वस टिश्यू को, न्यूरॉन को उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। एक सिंगल न्यूरॉन के पीछे एटलीस्ट 10 सपोर्टिंग सेल्स होते हैं कि भाई आप सही से काम करो तभी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होगा। हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अगर प्रॉपर काम करना तो उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होगी जो उन्हें हर चीज़ पे गाइड करती होगी, तभी वो प्रॉपर फंक्शनिंग पॉसिबल है। सपोर्टिंग सेल में पहला मैं लिख रहा हूँ न्यूरोग्लिया या ग्लायल सेल्स कहते हैं। जो ग्लिया टर्म है, GLIA, ग्लिया का मतलब होता है ग्लू, ग्लिया टर्म का मतलब होता है ग्लू। एक सिंगल न्यूरॉन से अगर आप देखोगे तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल न्यूरॉन से एटलीस्ट 10 या उससे ज़्यादा ग्लिया अटैच होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि न्यूरॉन को कौन सी चीज़ मिलनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं। हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा, ब्लड में आ रहा, ब्लड से बॉडी के हर टिश्यू में जा रहा, लेकिन ब्रेन तक हर चीज़ नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि न्यूरोग्लिया ये डिसाइड करते हैं कौन सा न्यूट्रिएंट ब्रेन को मिलना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट ब्रेन को नहीं मिलना चाहिए। तो न्यूरोग्लिया इंसुलेट कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं और पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कौन सी चीज़ न्यूरॉन को मिलनी चाहिए, कौन सी नहीं। There are 3 types of न्यूरोग्लिया। माइक्रोग्लिया, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया है, स्मॉलेस्ट। स्पिंडल शेप इसका शेप होता है, सिंपली स्पिंडल शेप अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। स्पिंडल शेप को कुछ इस तरह से वैसे ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। टर्मिनल पॉइंटेड और बीच में थोड़ा सा इनलार्ज हो। स्पिंडल शेप्ड है, स्मॉलेस्ट है, ओरिजिन मेसोडर्मल है। और ब्रेन की फैगोसाइटिक सेल आपने याद ही कर रखी है, कौन सी है? माइक्रोग्लिया। लंग की कौन सी फैगोसाइटिक सेल है, लीवर की कौन सी फैगोसाइटिक सेल है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन ब्रेन की कौन सी है? माइक्रोग्लिया। तो अगर ब्लड में कोई ऐसा मटेरियल आ भी गया और ब्रेन के पास जाएगा तो माइक्रोग्लिया उसे इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देगा। एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रो टर्म कहीं भी आ रहा मतलब ब्रांचिंग। सबसे ज़्यादा किस न्यूरोग्लिया में ब्रांचिंग होती है? एस्ट्रोसाइट, हाईली ब्रांच्ड। और एक्चुअली में एस्ट्रोसाइट ही ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसे BBB हम कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म कर रहा। कल अगर आप बहुत बड़े डॉक्टर साहब बन जा रहे हो और मुझे आपसे मिलना है तो आपका जो अटेंडेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि मैं आपसे मिल सकता हूँ या नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम हैं। VIP पेशेंट्स को आप देखोगे, पहले जो इंपॉर्टेंट पेशेंट्स हैं उनको आप देखोगे, तो आपके और आपके पेशेंट के बीच में जो अटेंडेंट है वो बैरियर की तरह काम कर रहा है। वो ये डिसाइड करेगा कि कौन डॉक्टर साहब के पास जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। तो ब्लड ब्रेन बैरियर में अगर आप इसे देखोगे तो सपोज अगर ये न्यूरॉन है और सपोज ये ब्लड वेसल है, दिस इज ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल से न्यूरॉन में कौन सी चीजें जाएंगी, कौन सी नहीं, वो एस्ट्रोसाइट डिसाइड करेगा।
तो ब्लड वेसल से एस्ट्रोसाइट में जाएगा, फिर एस्ट्रोसाइट से न्यूरॉन में जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट इज एक्टिंग एज अ ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो जितने वीआईपी लोग हैं उन सब ने अपने बैरियर बना रखे हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगो का मतलब होता है कम, डेंड्रो का मतलब है ब्रांचिंग, या इसे ओलिगोडेंड्रोग्लिया भी कह सकते हैं। ऐसी ग्लाइयल सेल जिसमें कम ब्रांचिंग हो वो ओलिगोडेंड्रोसाइट है। तो लेस ब्रांच्ड है एंड यू नो ये माइलिन शीथ फॉर्म करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो न्यूरोग्लिया 10 टाइम्स हो सकता है, नरिशमेंट के लिए, इंसुलेशन के लिए। माइक्रोग्लिया है, एस्ट्रोसाइट है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है। सेकेंड सपोर्टिंग सेल इपेंडाइमल एपिथेलियम या इपेंडाइमल सेल, दिस इज सीलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम present in the cavity of brain and spinal cord and it flows the maintain of CSF cerebrospinal fluid। तो इसे पहले भी हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूरोसिक्रीटरी सेल, न्यूरोसिक्रीटरी सेल में क्या होगा, एक्चुअली में जब एक्सॉन टर्मिनल से कोई केमिकल सिक्रीट होता है तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाता है, लेकिन अगर वो न्यूरोसिक्रीटरी नेचर में होगा तो एक्सॉन टर्मिनल से जो केमिकल सिक्रीट होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन इट विल गो टू ब्लड। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एंडोक्राइन सेल है। एंडोक्राइन सेल अपने सिक्रीशन को कहाँ रिलीज करती है, ब्लड में। तो दूसरे न्यूरॉन के साइनप्स में पार्ट बनने के बजाय ये ब्लड में आ जाएगा। इस तरीके से न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है, ये भी सपोर्टिंग नेचर में न्यूरॉन के फंक्शंस को सपोर्ट करती है। ब्लड के वाया केमिकल्स जाकर के बॉडी के टिश्यूज को रेगुलेट करेंगे। तो ये सपोर्टिंग सेल में आपको तीनों याद रखना है, न्यूरोग्लिया, इपेंडाइमल सेल एंड न्यूरोसिक्रीटरी सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। इस तरीके से एनिमल टिश्यू की मेरे सारी सीरीज के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। epithelial, then I taught you connective, then muscular and this is the last video of nervous tissue। फिर हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।